नमस्कार। आज के वीडियो में हम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने 1325 से 1351 ईस्वी तक है वो शासन किया था, उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर चर्चा करने के साथ साथ उसके चरित्र का मूल्यांकन भी करेंगे। देखिए, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र में है वो विरोधी तत्वों का इतना अधिक विस्मयकारी है वो सम्मिश्रण पाया जाता है कि आज तक इतिहासकार और विद्वान जो है वो उसे भली भांति नहीं समझ पाए हैं कि वो प्रतिभाशाली था या पागल, आदर्शवादी था या कल्पना लोक में विचरण करने वाला, या एक वो रक्त पिपासु अत्याचारी था या जन कल्याणकारी शासक। आज तक इतिहासकार उसके चरित्र का है वो भली भांति मूल्यांकन नहीं कर पाए। जब हम उसके चरित्र का मूल्यांकन करते हैं तो हमारे सामने अनायास ही अनेक प्रश्न उठ खड़े होते हैं। इस प्रकार के है वो अनेक प्रश्न उठ खड़े होते हैं और हम एक प्रकार से उसके चारित्रिक विशेषताओं का मूल्यांकन करते समय है वो असमंजस में है वो पड़ जाते हैं। जब हम उसके चरित्र का मूल्यांकन करते हैं तो हमें अनेक विशेषताएं जो है वो दिखाई देती हैं, परंतु कुछ विशेषताएं जो है या उसके चरित्र का और व्यक्तित्व का जो नकारात्मक पहलू है वो भी हमें उसके चारित्रिक मूल्यांकन करते समय दिखाई देता है। सर्वप्रथम हम उसके चरित्र के और व्यक्तित्व के सकारात्मक पहलुओं पर है वो चर्चा करेंगे। देखिए, जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र का मूल्यांकन किया जाता है तो हमें जो उसकी पहली विशेषता दिखाई देती है वो ये है कि वो उच्च कोटि का विद्वान था। देखिए, चाहे सल्तनत कालीन उसके समकालीन इतिहासकार हों या आधुनिक इतिहासकार, सभी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि वो एक प्रखर बुद्धि वाला विद्वान व्यक्ति था। वह अरबी और फारसी भाषा का एक उच्च कोटि का विद्वान होने के साथ साथ एक अच्छा साहित्यकार, आलोचक और एक प्रखर वक्ता भी था। वह दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, गणित, ज्योतिष और तर्क शास्त्र जैसे विषयों में है वो पारंगत था। साथ ही साथ उसने इस्लाम धर्म से संबंधित जो धार्मिक ग्रंथ थे उन धार्मिक ग्रंथों का भी उसने गहन अध्ययन किया था। यही कारण है कि सामान्य जो उलेमा थे वो उसकी विद्वता के आगे नहीं टिक पाते थे। उसकी स्मरण शक्ति की भी है वो समकालीन इतिहासकारों ने है वो खुलकर प्रशंसा की है कि वह एक आश्चर्यजनक स्मरण शक्ति वाला व्यक्ति था। साथ ही साथ उसकी एक और विशेषता दिखाई देती है कि उसके द्वारा जितनी भी घोषणाएं और जो फरमान जारी किए गए थे वो सर्वप्रथम वह स्वयं ही लिखता था। वह अपनी घोषणाओं और फरमानों को स्वयं लिखता था। उसके चरित्र का मूल्यांकन करते समय कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि उसके समान विद्वान व्यक्ति है वो शायद ही दिल्ली के है वो सिंहासन पर बैठा हो। संपूर्ण सल्तनत काल ही नहीं बल्कि मध्यकाल में उसके समान शायद ही कोई विद्वान व्यक्ति हो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा हो। उसके चरित्र का मूल्यांकन करते समय जो उसकी दूसरी विशेषता दिखाई देती है वो ये है कि वो एक सहृदय, उदार और दानी प्रवृत्ति का है वो व्यक्ति था। समकालीन इतिहासकारों के वृत्तांतों का विश्लेषण जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक है वो अत्यंत ही सहृदय, उदार और दानी व्यक्तित्व वाला शासक था जो न केवल अपने परिवार के सदस्यों से बेहद लगाव रखता था बल्कि वह उनके प्रति अत्यंत सहृदय भी था।
उसने अपने चचेरे भाइयों के प्रति भी अत्यधिक वो लगाव रखता था। उसकी दानशीलता के बारे में तो जो समकालीन इतिहासकार इब्न बतूता और बर्नी है, उन्होंने है वो खुलकर लिखा है कि वह इतना अधिक दानशील था कि अपना भरा हुआ खजाना तक लुटा देता था। दान पुण्य करते समय वह किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता था। समकालीन इतिहासकार इब्न बतूता ने तो उसके चरित्र की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो उसकी दानशीलता और दयालुता को ही बताया है। यहाँ तक कि उसकी कटु आलोचना करने वाले समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने भी उसके इस गुण की विशेषता करते हुए उसकी दानशीलता के बारे में वो विस्तारपूर्वक लिखा है। और इन्हीं वृत्तांतों के आधार पर आधुनिक जो इतिहासकार है वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के इस चरित्र की विशेषता को है वो सर्वमान्य रूप से स्वीकार करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र की जो तीसरी विशेषता दिखाई देती है वो है आदर्शवादी व्यक्तित्व। देखिए, एक मोहम्मद बिन तुगलक के जो व्यक्तिगत जीवन है, यद्यपि वो सुल्तान था, किंतु उसके व्यक्तिगत जीवन की भी इतिहासकारों ने, समकालीन इतिहासकारों ने है वो अत्यंत प्रशंसा की है। देखिए, मध्यकाल जो कि सुरा सुंदरी, भोग विलास और भ्रष्टाचार का युग था, उस युग में भी यानी सुरा सुंदरी है, भोग विलास है और भ्रष्टाचार से व्याप्त उस मध्यकाल में भी सुल्तान इन मानवीय दुर्बलताओं से वो पूर्णतया दूर था। अर्थात वह न तो मद्यपान करता था, न ही वह भोग विलास में लिप्त था और न ही वह किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त था, जो कि मध्यकाल में, संपूर्ण मध्यकाल में वो व्यापक रूप से फैले हुए थे। वह व्यक्तिगत जीवन में भोग विलास और मद्यपान का विरोधी था और यहाँ तक कि उसने मद्यपान को नियंत्रित करने के लिए अनेक प्रयास भी किए थे। वह मध्यकालीन सुल्तानों के विपरीत स्त्रियों के प्रति जो उसकी सोच थी वो भी सकारात्मक थी। वह स्त्रियों को वो अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखता था। साथ ही साथ वह गुरु और जो विद्वान व्यक्ति थे, उन विद्वान और गुरुजनों के प्रति भी वो अत्यंत गहरी निष्ठा रखता था। उसके चरित्र की जो एक और विशेषता हमें दिखाई देती है वो है कि वो धर्म सहिष्णु होने के साथ साथ एक सच्चा निष्ठावान मुसलमान भी था। समकालीन इतिहासकारों के वृत्तांतों से ये स्पष्ट होता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक धर्म सहिष्णु होने के साथ साथ एक सच्चा निष्ठावान मुसलमान था और वह अपने जीवन में नैतिक धर्म से संबंधित नियमों के पालन पर जोर देता था, जो कि उसके धर्म सहिष्णु होने की ओर इंगित करते हैं। एक मुसलमान होने के नाते वह पांचों समय की है वो नमाज पढ़ता था, परंतु इसके बावजूद वो अंधविश्वासी नहीं था। वह उन्हीं नियमों और धार्मिक रीति रिवाजों को है वो स्वीकार करता था जो कि उसकी बुद्धि और तर्क की कसौटी पर है वो खरे उतरते थे। इस्लाम में है वो गहरी आस्था रखते हुए भी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक है वो धार्मिक संकीर्णता, सांप्रदायिकता, कट्टरता, धर्मांधता से है वो कोसों दूर था। उसने अपने शासन प्रबंध को जो है वो धर्मनिरपेक्षता के आदर्श पर है वो चलाने का प्रयास किया, जो उसके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी मानी जाती है। उसके चरित्र की जो एक और विशेषता दिखाई देती है वो है कि वो व्यक्तिगत जीवन में साहसी, पराक्रमी और रणकुशल होने के साथ साथ एक योग्य सेना नायक भी था। उसमें नेतृत्व की भी अद्भुत क्षमता थी। यदि हम एक सुल्तान के रूप में
मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व का और व्यक्तिगत तौर पर सुल्तान के या मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व का अगर मूल्यांकन करते हैं तो हम देखते हैं कि वह न केवल एक सुल्तान बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अत्यधिक साहसी, पराक्रमी, रणकुशल होने के साथ साथ एक अद्भुत नेतृत्वकर्ता और सेनानायक भी था। इतिहासकारों को इन जो समकालीन और जो आधुनिक इतिहासकार हैं उन इतिहासकारों को इन गुणों का विश्लेषण करते समय मोहम्मद बिन तुगलक में वो कोई कमी नज़र नहीं आती। समकालीन इतिहासकारों ने भी मोहम्मद बिन तुगलक की इन गुणों को वो योग्यताओं को स्वीकार किया है। उसने अपने पिता के शासनकाल में जहाँ एक तरफ मंगोलों के विरुद्ध सफल अभियान किए, वहीं उसने वारंगल, दक्षिण भारत स्थित वारंगल को भी दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में पहली बार है वो दिल्ली सल्तनत का प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। और सुल्तान बन जाने के बाद भी चाहे साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से उसके द्वारा सैन्य अभियान किए गए हों या 1335 ईस्वी के बाद निरंतर हो रहे विद्रोहों को दबाने के लिए किए गए सैन्य अभियान हों, लगभग अधिकांश सैन्य अभियानों का नेतृत्व उसने स्वयं ही किया, जो उसकी साहसी और पराक्रमी और रणकुशल प्रवृत्ति के साथ साथ उसके एक योग्य सेनानायक होने की ओर इशारा करते हैं। एक सुल्तान के रूप में यदि उसका अधिकांश समय है वो अपनी राजधानी से है वो बाहर ही गुजरा था, इसके बावजूद उसकी अनुपस्थिति में कभी भी राजधानी में कोई विद्रोह नहीं हुआ और न ही कभी उसके सैन्य शिविर में उसकी उपस्थिति में किसी ने विद्रोह करने का साहस किया। मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते समय या चरित्र का मूल्यांकन करते समय जो हमें एक और विशेषता दिखाई देती है वो है कि वो एक न्यायप्रिय शासक था। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो समकालीन इतिहासकारों ने जो लिखा है उसका विश्लेषण करने से उसकी ये चरित्र की यह विशेषता स्वतः ही दृष्टिगोचर होती है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो सल्तनत काल में चूंकि सर्वोच्च न्यायाधीश जो है वो सुल्तान ही होता था और न्याय करते समय वह किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता था। ये उसके न्यायिक व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने अपनी न्यायिक व्यवस्था में पहली बार उलेमा वर्ग के स्थान पर योग्यता को महत्व दी थी। उसने योग्य व्यक्तियों को ही न्यायिक व्यवस्था में है वो महत्वपूर्ण पद प्रदान किए। साथ ही साथ वह अपने सम्मुख न्याय के लिए उपस्थित होने वाले लोगों में बिना किसी भेदभाव के एक समान दृष्टि से न्याय करने का प्रयास करता था। ये उसकी न्यायिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता थी। यहाँ तक कि उसने उलेमा और धर्माचार्य वर्ग के प्रति भी उसने एक समान और बिना भेदभाव की दृष्टि से वो कार्य किया। उसने उलेमा और धर्माचार्य वर्ग को भी अपराध सिद्ध होने पर सामान्य लोगों की भांति ही दंडित करना प्रारंभ किया, जिसका साहस अब तक कोई भी सुल्तान नहीं कर पाया था। इसके अलावा वह स्वयं भी एक बार एक काजी के आदेश पर दंडित हो चुका था और कोड़े खा चुका था। इससे अधिक निष्पक्ष न्याय का उदाहरण मिलना लगभग असंभव है सल्तनत काल में। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सल्तनत कालीन सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक की जो न्यायिक व्यवस्था थी वो सर्वाधिक निष्पक्ष थी। यद्यपि उसका दंड विधान जो है वो अत्यंत कठोर और क्रूर था। कभी कभी सुल्तान जो है वो छोटे छोटे अपराधों के लिए भी क्रूर सजा दे बैठता था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के जब हम चरित्र का मूल्यांकन करते हैं तो हमें उसके चरित्र और व्यक्तित्व का दूसरा नकारात्मक पहलू भी दिखाई देता है।
समकालीन इतिहासकारों बर्नी और इब्न बतूता ने उसे घोर प्रजा पीड़क, अत्याचारी और रक्त पिपासु शासक भी बताया है। बर्नी और इब्न बतूता दोनों ने ही सुल्तान के द्वारा अमीरों, फकीरों, संतों, सैनिकों, यहाँ तक कि जनसाधारण की हत्याओं का जो दिल कंपाने वाला वर्णन किया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः सुल्तान है वो मानव रक्त का प्यासा हो गया था। इसी आधार पर है वो आधुनिक इतिहासकारों ने उसे पागल और सनकी घोषित करने का प्रयास किया, जिनमें आधुनिक इतिहासकार एल्फिंस्टन प्रमुख है। एल्फिंस्टन ने लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था, परंतु अगर हम निष्पक्ष रूप से मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं तो संभवतः इस प्रकार के आरोप लगाना उचित नहीं होगा, क्योंकि मध्यकाल के उस युग में विश्व के लगभग सभी भागों में है वो प्राण दंड और अंग भंग जैसी जो शारीरिक यंत्रणाएं हैं वो एक सामान्य बात थी। लगभग विश्व के सभी क्षेत्रों में वो इस प्रकार के वो शारीरिक यातनाएं और दंड दिए जाते थे जो कि अत्यंत क्रूर और अमानवीय होते थे। अतः केवल इस आधार पर सुल्तान को पागल और शंकी घोषित करना है वो उचित प्रतीत नहीं होता। जब हम इसका गहन विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि सुल्तान पर इस प्रकार के आरोप लगाने वाले जो समकालीन मुस्लिम इतिहासकार थे वो मुख्य रूप से उलेमा वर्ग से संबंधित थे, और चूंकि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमा वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्त कर उन्हें सामान्य लोगों की भांति दंडित करना प्रारंभ कर दिया था, उनके विशेषाधिकारों को समाप्त कर डाला था, तो उनमें रोष उत्पन्न होना स्वाभाविक था। ऐसी स्थिति में वे सुल्तान के प्रति द्वेष भाव रखने लगे और उन्होंने सुल्तान को बदनाम करने के लिए ही इस प्रकार के वो आक्षेप वो लगाए। आधुनिक इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद भी इस तथ्य का है वो समर्थन करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मोहम्मद बिन तुगलक में परस्पर विरोधी गुणों का सम्मिश्रण था? क्योंकि जो समकालीन इतिहासकार बर्नी और इब्न बतूता है उन्होंने जहाँ एक और सुल्तान के बहुत सारे गुणों का है उल्लेख किया है, वहीं उन्होंने उसके दुर्गुणों का भी उल्लेख किया है। और जब हम उसके चरित्र का मूल्यांकन करते हैं तो हमें गुणों के साथ साथ उसमें दुर्गुण भी दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ खड़ा होता है कि क्या सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक में विरोधी गुणों का सम्मिश्रण था? स्मिथ ने तो इसके बारे में लिखा भी है। जो आधुनिक इतिहासकार हैं V.A. स्मिथ और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने तो इस तथ्य को पूर्ण रूप से स्वीकार किया है कि सुल्तान में परस्पर विरोधी गुणों का सम्मिश्रण था, जो उसके कार्यों और विचारों में विरोधाभास से दिखाई देता है। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने जो विचार प्रस्तुत किए या जो कार्य किए, उन विचारों और कार्यों में परस्पर विरोधाभास के आधार पर ही डॉक्टर V.A. स्मिथ और ईश्वरी प्रसाद ने उसके व्यक्तित्व और चरित्र में वो परस्पर विरोधी गुणों के सम्मिश्रण को है वो स्वीकार किया है। उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मोहम्मद बिन तुगलक विद्वान होने के साथ साथ मूर्ख और क्रूर होने के साथ साथ दयालु तथा उदार होने के साथ साथ कठोर भी था। यानी ये जो परस्पर विरोधी गुण हैं ये उसमें विद्यमान थे, जिनका वर्णन समकालीन इतिहासकार बर्नी और इब्न बतूता ने अपने ग्रंथों में है वो विस्तार पूर्वक किया है। जहां समकालीन इतिहासकार बर्नी सुल्तान की अत्यधिक प्रशंसा करता है, वहीं वह अपने ग्रंथ में है वो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की अत्यधिक प्रशंसा के साथ साथ वो कटु आलोचना भी करता है। आधुनिक इतिहासकारों में
डॉक्टर मजूमदार ने वो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए ठीक ही लिखा है कि वह न तो रक्त पिपासु था, न ही पागल और सनकी, जैसा कि कुछ इतिहासकारों ने उसे सिद्ध करने का प्रयास किया है। यद्यपि उसमें विरोधी तत्वों का मिश्रण अवश्य उपस्थित था, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अत्यधिक क्रूरता, अत्यधिक परिवर्तनशीलता, परिस्थितियों को न समझने तथा अत्यधिक आत्मविश्वास जो है आदि, जो हृदय और मस्तिष्क है, उसके ऐसे अनेक गुण हैं। यानी कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति का अत्यधिक क्रूर होना, अत्यधिक है वो भावनाओं का अत्यधिक परिवर्तनशील होना, परिस्थितियों को न समझना और अत्यधिक आत्मविश्वास या दृढ़ विश्वास दिखाना आदि सभी जो है वो हृदय और मस्तिष्क के परस्पर विरोधाभासी जो हृदय और मस्तिष्क के जो गुण हैं, उन सभी हृदय और मस्तिष्क से संबंधित सभी गुण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक में विद्यमान थे, जो उसके कार्यों और विचारों में परस्पर विरोधाभास के रूप में दिखाई देते हैं। जब हम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का एक शासक के रूप में मूल्यांकन करते हैं, तो हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक है वो एक सुल्तान के रूप में पूर्णतया असफल रहा था। जब वो सुल्तान बना, उस समय उसे अपने पिता से विरासत के रूप में एक विशाल साम्राज्य और भरपूर राजकोष मिला था, किंतु जब उसकी मृत्यु हुई, उस समय वह अपने उस विशाल साम्राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा खो चुका था, और शेष जो हिस्सा उसके नियंत्रण में था, उसमें भी शासन व्यवस्था निरंतर लड़खड़ा रही थी। उसका राजकोष पूर्णतया रिक्त हो चुका था। यद्यपि इसके बावजूद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए, साथ साथ उसने जनता का प्रति उपकार करने के लिए अनेक नए नए प्रयोग किए, नई नई योजनाएं चलाई, परंतु लगभग सभी योजनाएं वो नाकामयाब रही। इसका मूल कारण क्या था? उसका उतावलापन और उसके अस्थिर मस्तिष्क को ही इन योजनाओं की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। दूसरा था उसकी निरंकुशता। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो सल्तनत काल का सर्वाधिक निरंकुश शासक माना जाता है, जो सुल्तान की शक्ति पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं मानता था। वह किसी भी निर्णय में अपने अधीनस्थ अधिकारियों से एक प्रकार से सलाह मशविरा करना उचित नहीं समझता था। यही कारण है कि वह किसी भी योजना के व्यवहारिक पक्ष की ओर विशेष ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि वह निरंकुश होने के नाते किसी भी व्यक्ति से परामर्श लेना पसंद नहीं करता था। इसी कारण उसके अधिकारियों और मंत्रियों ने भी उसे गंभीरता से नहीं लिया और न ही उसकी योजनाओं को गंभीरता से लागू करने का प्रयास किया। यदि परिस्थितियों के साथ साथ उसके अधिकारियों और मंत्रियों ने उसका साथ दिया होता, तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक है वो संभवतः एक सुल्तान के रूप में पूर्णतया असफल नहीं रहता और न ही उसकी योजनाएं असफल होती। अंत में कहना चाहूँगा कि मोहम्मद बिन तुगलक का एक व्यक्ति, एक शासक के रूप में मूल्यांकन करते समय हमें बहुत ही सतर्कतापूर्वक है वो उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का जो व्यक्तित्व और चरित्र था, उसमें विरोधी गुणों का एक अद्भुत सम्मिश्रण है वो मौजूद था। उसमें लगभग मस्तिष्क और हृदय से संबंधित जो परस्पर विरोधी गुण है वो सभी विद्यमान थे, जो एक विलक्षण उसकी चारित्रिक विशेषता भी है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, जिसने 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक शासन किया था, उसके प्रारंभिक जीवन, उसकी प्रारंभिक समस्याओं, उसके सैन्य अभियानों
और उसकी धार्मिक नीति के ऊपर है वो विशेष रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।